क्लासेस तो लगातार चल रही हैं। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। अब ये चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के कि मास और वेट में फ़र्क क्या, कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं जो लाइफ टाइम यूज़ होनी है उसको देख लेते हैं। उसके बाद में जैसा आपको अच्छा लगे वैसा और डिटेल अपनी बुकों के अंदर पढ़ लेना, ठीक है। मास क्या होता है, कोई बताएगा मास क्या होता है? मास के बारे में बताओ। और ये किस चीज़ को बताता, किसको बताता है? तेज किसको बताता है? अरे बताओ यार, मैंने बताया था। ये क्वांटिटी को बताता। किसकी क्वांटिटी को? मैटर की क्वांटिटी को बताता है कि मैटर कितना है एक्चुअलिटी में, सही है। तो इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी? ऑफ मैटर। ये लाइट अभी परेशान करने को थी, देखिए चालू हो जा, पंखे से चलती है ये, मर गई। चलो, दिख रहा साफ? साफ दिख रहा। इट इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसका सिंबॉलिक फॉर्म है स्मॉल एम। स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेट क्या होता है? वेट क्या होता है, जल्दी से बताओ। वेट क्या होता है? फोर्स। किसका फोर्स? ग्रेविटी का। अगर आप यहाँ हो और ये बिल्कुल छोड़ रहे हो तो ऐसा भी तो हो सकता था कि ये ऊपर को भाग जाती, पूरा स्पेस है ऊपर, लेकिन ये नीचे को ही क्यों आई? नीचे को आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ अपनी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ को खींचती है। तो जिस फोर्स से खींचती है उस फोर्स को आप क्या कहते हो? वेट। क्या कहते हो आप? वेट। एक तरह का ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ गए? इसको आप W से रिप्रेजेंट करते हो। W इज इक्वल टू होता है mg। अगर आप इन दोनों के अंदर पहला डिफरेंस करोगे तो पहला डिफरेंस यही हो जाएगा कि ये क्या है? मेजर ऑफ क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है उसकी मेजर है, जबकि नीचे वाला क्या है? ये फोर्स है। अच्छा, इसका यूनिट की अगर बात करोगे, चूंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास ऑफ द बॉडी इसका होता है किलोग्राम में। अगर इसकी बात करोगे, ये क्या है? एक तरह से ग्रेविटेशनल पुल, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन। एक तरह का ये फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या ये वाली बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें कुछ और एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। जब ये वेट है तो इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स अगर आप लोकेशन टू लोकेशन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, अभी आप यहाँ हो, नॉर्थ पोल पे चले गए, साउथ पोल पे चले गए, इक्वेटर पे आ गए, या किसी दूसरे प्लेनेट पे चले गए, तो आप जहाँ जाते हो वहाँ के जी पर डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना होने वाला। जी चेंज होता है, जिसकी वजह से जो वेट है वो भी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मास की बात करोगे तो मास क्या है? ये क्वांटिटी है। अगर आप यहाँ हो या नॉर्थ पोल पे हो, आप ही रहोगे। आपका जो मटेरियल फॉर्म है ना आपकी, वो की वही रहेगी, तो आप चेंज नहीं होने वाले। इसका मतलब ये है कि मास जो है वो चेंज नहीं होता। अगर आप यहाँ हो, फिर आप मून पर चले जाओ, मैं पूछूं आपके मास में कितना चेंज आया, तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर ये पूछूं कि भाई कितना वेट में चेंज आया, तो वेट में चेंज ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि यहाँ पर जी कुछ और है, वहाँ पर जी कुछ और है। हो सकता है कोई आपको ऐसा प्लैनेट मिल जाए जहाँ पर जी अर्थ के जी से ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपका वेट और ज़्यादा लगेगा। ये वाली बेसिक सी चीज़ें क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। किस तरह से लिखते हैं? डायमेंशन की एक बेसिक परिभाषा है, डेफिनेशन है, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। ये क्या है, ये आपको समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अब क्या करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, उसको डायमेंशन की फॉर्म में लिखना। तो कैसे लिखोगे? पहली बात तो ये बताओ कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता बता देता हूँ। सबसे पहले क्या आता है आपका? मास। दूसरा क्या आता है? लेंथ। टाइम आता है। और क्या आता है? मोल आते हैं।
और करंट आता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में आ चुका हो, टेम्परेचर, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर बोला था एक बच्चा, तो उसी को तो बोलते हैं मोल। ठीक है, ये आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अरे चालू हो जाए यार, ये किस तरह नहीं हो रही चालू। तो ये है, अब इनको डायमेंशन की फॉर्म में किस तरह से दिखाओगे। अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे बताओ मास का यूनिट क्या होता, तो आप क्या कहोगे, केजी। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसके बाद लेंथ का, मीटर, उसके बाद टाइम का, आगे मोल का, ये तो मोल ही होते हैं, ये तो खुद मोल ही होता है, करंट का, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, कैंडेला, और टेम्परेचर का, केल्विन। केल्विन, ये तो इनके यूनिट है, डायमेंशन फॉर्मूले नहीं है ये इनके क्या है, यूनिट है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों लिखा टेम्परेचर का केल्विन? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता, रोशनी की इंटेंसिटी, उसको कैंडेला में मेजर करते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप लोगों ने इससे पहला वाला लेक्चर नहीं देखा, इससे पहले वाले से पहले वाले लेक्चर के अंदर था इंटेंसिटी मेथड, है ना, डिस्टेंस मेजर करने का इंटेंसिटी मेथड था, लेक्चर देखे नहीं आप लोगों ने। ठीक है, तो ये इनके यूनिट है जो आगे लिखे मैंने, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूले ये नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या, अगर मैं किलोग्राम की बात करूंगा तो किलोग्राम ये एक मास है, तो इसको आप एम से रिप्रेजेंट करते हो। वहीं लेंथ, लेंथ तो इसको आप एल से, एल से इस ब्रैकेट के अंदर आप रखते हो। टाइम क्या है सेकंड में, तो टाइम को आप टी से। मोल, मोल को किस चीज से रिप्रेजेंट करोगे आप ना, मोल तो होता है लेकिन लिखोगे किस तरह से, अच्छा MOL लिख दोगे आप। बहुत जगहों पर मोल को स्मॉल n दिखाया गया, तो आपके हाथ में आप इसको स्मॉल n दिखा दो। ठीक है, इसके बाद में क्या था, करंट। करंट का क्या होता है, एम्पियर, तो इसका आप ले लोगे A, और अगर कहीं ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडल है तो उसका CD, और टेम्परेचर का यूनिट तो केल्विन है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला बहुत जगहों पर K दिखाते हैं, तो बहुत जगहों पर थीटा भी दिखाते हैं। ठीक है, K और थीटा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, नंबर्स हैं, तो नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। जब यूनिट ही नहीं होता नंबर का, नंबर का यूनिट था 5 रुपए हैं आपकी जेब में, तो उसका कोई यूनिट है, कोई यूनिट नहीं है। तो नंबर का जब यूनिट ही नहीं होता तो उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होगा। अगर मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है, लेकिन फिर भी मैं उसको इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन दिखाना चाह रहा हूं, तो मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ठीक है भाई, ये है। तो अब यहाँ पर देखो कि क्या कहा गया था। अगर मैं किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को ले लूँ, लेट अस सपोज कि मैं फोर्स की बात कर लेता हूँ, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma। अगर मैं आपसे कहूँ कि इससे यूनिट क्या निकल कर आएगी, तो आप कहोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे अच्छा इसके अंदर एक सबसे तगड़ा बेनिफिट वो ये है कि जब आप डायमेंशन लिखते हो ना किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो चाहे उस फिजिकल क्वांटिटी के 10 फॉर्मूले हों, कितने फॉर्मूले हो, अगर उन 10 फॉर्मूलों में अगर आप SI यूनिट निकालोगे तो 10 फॉर्मूले से सेम निकल कर आएगी। वाइस वर्सा आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 10 फॉर्मूलों से आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालो तो डायमेंशन फॉर्मूला सबसे सेम ही आएगा, एक ही फिजिकल क्वांटिटी का। आप इसको कहीं भी किसी भी फॉर्मूले में अगर आपको दिखाई दे रहा है ना कि इस फिजिकल क्वांटिटी के मोर देन 1 फॉर्मूलाज हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि इनके डायमेंशन फॉर्मूले जैसे सर बोल रहे हैं वैसे सेम है या अलग है। मैं आपको दिखाऊंगा, इसी में दिखाऊंगा। तो F = ma है आपके पास, तो मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होगा, तो आप कहोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको जनरली आप कुछ इस तरह से दिखाते हो, नीचे वाली चीज को ऊपर करके। ठीक है, तो कहीं इस तरीके से लिखा हुआ। तो ये डायमेंशन फॉर्मूले से एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपने डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दिया या आपको याद है, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से, तो उसकी मदद से आप SI यूनिट बता सकते हैं। या आपने SI यूनिट तो लिख रखी है फोर्स की,
फोर्स की ये ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा फोर्स का, तो मुझे मास का भी डायमेंशन फॉर्मूला चाहिएगा, दैट इज m। और इससे देखो m और लेंथ आएगी, तो लेंथ के लिए l, और यहाँ सेकंड है तो सेकंड का t होता है, तो t-2। मैं तो आज आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको याद ही कर लो, mL-2 ऑन द स्पॉट। mL-2 अगर आपको याद होगा ना, तो फोर्स का फॉर्मूला भी दिमाग में, m से मास, L-2 एक्सीलरेशन, तो मास इनटू एक्सीलरेशन। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपको बेनिफिट पहुँचाती हैं। ये कहाँ पहुँचाती हैं बेनिफिट? जो चीज़ें आपकी 5 सेकंड ले रही है, तो हो सकता है ऐसा करने से आपका 2 सेकंड लगे टाइम, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ना और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपको प्राउड करवाती हैं। तो आप इस डेफिनेशन को देखो, आप क्या कर रहे हो, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जो होती है आर द पावर्स, ये पावर्स होती हैं टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज की इनकी पावर्स है ना, ये पावर्स है, तो ये डायमेंशन है, इसी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि डायमेंशन क्या होती है। वो किसी भी आप फंडामेंटल क्वांटिटी का जब आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हो, तो उसमें पावर जो निकल कर आती है फंडामेंटल्स की, तो वो क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। तो ये बेसिक सी बात थी, कहीं नहीं पूछी जाएगी, लेकिन बस देखो किस तरीके से लगनी। आपने फोर्स की निकाल दी, अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे नए से नए, और उनमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। आपको पता है जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको आप 7 क्वांटिटीज़ में तोड़ सकते हो, कहीं पर भी कभी भी। तो जब तोड़ सकते हो तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला आप नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूलाज आपने देख लिए। तो ऐसे ही अब आता है एरिया। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ का क्या होता है, बिल्कुल माइंड फ्री होकर बताओ, लेंथ के लिए आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, एल। एरिया की बात कर लेते हैं, दिमाग लगाओ, उधर मत देखना, दिमाग ये लगाओ। एरिया जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो इसका यूनिट आता है मीटर स्क्वायर। क्यों आया? क्योंकि मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई गई तब जाके एरिया बना, तब जाके एरिया बना। मतलब लेंथ क्वांटिटी की लेंथ क्वांटिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या देगा, ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब एरिया में लेंथ मीटर स्क्वायर कितनी बार आया, मतलब मीटर 2, मीटर की पावर 2। तो जब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो लेंथ की पावर 2, मतलब एल स्क्वायर। आप ये कह सकते हो, ये L2 बोलने का तरीका इसका L2 ही होता है, समझ गए? जैसा आपने इसका उड़ा दिया तो सब कर दोगे। वॉल्यूम में लेंथ कितनी बार आएगी, 3 बार आएगी, तो L का क्यूब। अब L क्यूब से आप डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि मीटर क्यूब इसका यूनिट होगा। तो जितने भी वॉल्यूम होते हैं सबका यूनिट मीटर क्यूब ही होता है, चाहे फॉर्मूला कुछ भी हो, 4/3 पाई आर क्यूब ही क्यों ना हो, है ना। सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। क्यूब का देखोगे तो ए का क्यूब होगा, अगर वॉल्यूम अगर क्यूबॉइड का देखोगे तो LBH होगा, लेकिन अगर सबके यूनिट देखोगे तो मीटर क्यूब ही होगा, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब की मदद से L का क्यूब, ठीक है। ये वाला भी हो गया। डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक नई चीज़ है डेंसिटी आप लोगों के लिए। अब ये बहुत टफ भी नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है, इसलिए बताई जा रही है कि डेंसिटी होती क्या। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, कोई बताएगा? डेंसिटी जल्दी से, कम ऑन, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता किसी को? मास अपॉन, डेंसिटी को डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी, आज आपको इसका फिजिकल मीन समझाने की कोशिश करूंगा। ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये लकड़ी का है, क्या है ये? मैं ये कह रहा हूं कि इसी का क्लोन बनवाया मैंने लोहे का, ठीक है। फिर मैंने इसका एक और क्लोन बनवाया कागज का। अगर मैं आपसे तीनों पकड़वाऊं तो आप से मैं पूछूं कौन सा सबसे भारी है, तो जवाब क्या आएगा? लोहे का। मैं पूछूं सबसे हल्का कौन सा है, सबसे हल्का कौन सा? कागज का। क्यों, कैसे बता दिया आपने? सबसे हल्का कागज का है। हाथ में चेक करके आपने देखा कि यार ये तीनों सेम, शेप भी तीनों की सेम है और साइज भी तीनों का सेम है, लेकिन भारी कौन सा है? वो लोहे का। हल्का कौन सा? वो कागज का। तो ये हल्का भारी ये डिसाइड करवा रहा मास, ये डिसाइड कर क्या करवा रहा? मास। इसका मतलब अगर वॉल्यूम तीनों का सेम है तो जिसमें मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी। अब मैं आपसे फिजिकली कहता हूं कि आप यहाँ अलग अलग बैठे हो, आप एक जगह बैठ जाओ,
पास पास में बिल्कुल एयर गैप्स कम हो। तो मैं आपसे पूछूंगा इन दोनों केसों में बताओ डेंसिटी किस में ज़्यादा होगी? जब पास बैठे हुए होंगे उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी, या आप दूर दूर बैठे हो इसमें डेंसिटी ज़्यादा है? क्यों, कैसा है? ये आपने कॉमन सेंस से बता दिया कि मिले हुए होंगे तो थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा होगी। एक्चुअल में होता क्या है, अभी आप इतने वॉल्यूम में बैठे हो, वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों की डेंसिटी कम हो गई। लेकिन जब आपको पास पास कर दिया जाएगा तो आपकी जो स्पेसिंग होगी वो कम हो जाएगी। तो जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ध्यान रखना, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कभी कभी आपने पढ़ रखा होगा एसएसटी के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या ये टर्म नहीं सुना आपने पॉपुलेशन डेंसिटी? तो वो ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कितने लोग हैं। ज़्यादा लोग होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा, कम लोग होंगे तो डेंसिटी कम। यही तो है, समझ गए डेंसिटी? अगर मैं आपसे कहूँ सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी अभी तक देखी जाती है लिक्विड में वो होता है मरकरी। मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जितने भी थर्मामीटर वगैरह होते हैं उसमें मरकरी भरी जाती है क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा। मरकरी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 13.6 टाइम्स ज़्यादा है, 13 गुना ज़्यादा भारी है। अगर मैं मरकरी इसके अंदर भर देता हूँ तो मरकरी सबसे ज़्यादा भारी होगा, 250 ग्राम लगभग मरकरी इसके अंदर अब भी आ जाएगी, इतनी भारी होती है मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये वाली बात बेसिक से समझ ली, डेंसिटी का मतलब समझ गए। अब मुझे एक चीज़ और समझानी है डेंसिटी के अंदर। ये कुदरत का एक नियम है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ना वो नीचे की तरफ को जाता है। किसकी तरफ को जाता है? नीचे की तरफ को। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लोहे का पैन लो और उसे पानी के अंदर डुबो तो वो तैरेगा या डूब जाएगा? अब मैं कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, लकड़ी का पैन लो सेम साइज़ का, उसे पानी के अंदर डालो, बिल्कुल अंदर डुबो दो, तो जैसे छोड़ोगे ऊपर को आ जाएगा, तैरेगा। क्यों तैरेगा? क्योंकि पानी की डेंसिटी जो है वो लकड़ी की डेंसिटी से हमेशा ज़्यादा होती है, इसलिए लकड़ी हमेशा पानी के ऊपर तैरती है। लेकिन लोहे की डेंसिटी जो होती है ना वो पानी से बहुत ज़्यादा होती है, लोहे की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए लोहा नीचे बैठ जाता। समझ गए? तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर। समझ गए इस बात को? अब पानी के अंदर हम क्यों डूब जाते हैं और फिर बाद में क्यों ऊपर को आ जाते हैं? क्योंकि शुरुआती केस में क्या होता है ना, जब हम जिंदा होते हैं पानी के ऊपर तैरने की कोशिश करते हैं तो हमारी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, इसलिए नेचुरली हम नीचे को जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम मर जाते हैं, डूब जाते हैं, तो हमारी बॉडी अंदर ही अंदर डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, CO2 बननी शुरू हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। अब CO2 एक गैस है और गैस जो है वो हल्की होती है पानी से बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से हमारी बॉडी फूली हुई भी और फ्लोट करती हुई दिखाई देती है। ये वाली बात समझ ली? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना डेंसिटी को लेकर के। एक नॉर्मल वाटर लेना और एक वाटर लेना सॉल्टी, जिसके अंदर सॉल्ट मिला हुआ हो। अगर मैं नॉर्मल वाटर और सॉल्टी वाटर दोनों के कंपेरिजन में आपसे पूछूं डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे? डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, नॉर्मल वाटर की या सॉल्टी वाटर की? सॉल्टी वाटर की। सॉल्टी वाटर की क्यों? क्योंकि दोनों की क्वांटिटी सेम है। अगर तोल कर देखोगे तो सॉल्टी वाटर भारी होगा नहीं, तो यार वॉल्यूम सेम है, जिसके अंदर मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा। अब इन दोनों ही ग्लास के अंदर आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अंडे को डालकर देखिएगा, नॉर्मल वाटर के अंदर अंडा डूब जाएगा, अंडा नॉर्मल वाटर में डूब जाएगा, लेकिन सॉल्टी वाटर में अंडा तैरेगा। क्यों तैरेगा? क्योंकि नॉर्मल वाटर में अगर डाल रहे हो अंडे को तो अंडे की डेंसिटी नॉर्मल वाटर से ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे बैठा, और सॉल्टी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो गई। आपने देखा होगा एक लेक ऐसी भी है, अगर आप डूबने की कोशिश करोगे तो आप डूब नहीं सकते। इधर है यूरोप के साइड में एक लेक ऐसी है जिसमें आप जानबूझ कर डूबने की कोशिश करो, डूबोगे नहीं, ऊपर को आ जाओगे। क्यों? क्योंकि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खारे पानी की लेक है, नमकीन है, मतलब सॉल्ट इतना ज़्यादा डिजोल्व है कि वाटर की डेंसिटी ह्यूमन की डेंसिटी से ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए अब आप तो हल्के हो, डेंसिटी आपकी कम है, अगर डूबने की कोशिश भी करोगे तो डूबोगे नहीं। नॉर्मली ये देखा भी गया, समुद्र के पानी की डेंसिटी जो होती है वो नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, क्योंकि सॉल्ट डिजोल्व होते हैं उसके अंदर मिले हुए। तो डेंसिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने बताने की कोशिश की। अगर डेंसिटी के यूनिट की बात करूँगा तो क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जरा इसका यूनिट निकालो, किलोग्राम का कितना हो जाएगा, M
ml⁻³ अब मैं आपको चंद डायमेंशन फॉर्मूले ही याद कराऊंगा, बाकी सारे डायमेंशन पूरे, भूत तो नहीं है यार यहाँ पे, खुद ही चालू हो गई। कुछ डायमेंशन फॉर्मूले याद करवाऊंगा, बाकी डायमेंशन फॉर्मूले आप खुद निकाल दिया करेंगे, बस फॉर्मूला पता हो। डायमेंशन फॉर्मूले जब मैं 11th में था मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, बहुत हो गई तो याद भी हो जाते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते थे जो याद नहीं होते थे, हमें फॉर्मूला याद होता था, हम निकाल कर देख लिया करते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने डेंसिटी के बारे में देख लिया। डेंसिटी के बारे में मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया जाए, तो डेंसिटी के बारे में बता दिया। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी जल्दी से मुझे बताओ देख के, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। मीटर के लिए एल, नीचे सेकंड है तो सेकंड ऊपर जाके t⁻⁻1, तो LT-1 हो गया। याद रखना, यूज बहुत होगी, मैं नहीं चाहता कि आप निकाल कर देखो इतनी छोटी डायमेंशन को भी, LT-1 डायरेक्टली पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज हो रहा है, एक्सेलरेशन, ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर, तो मीटर के लिए LT-2, LT-2 ये एक्सेलरेशन हो गया। अब मुझे बताओ कमोन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M मतलब मास, तो M ही रह जाएगा, और A का आपने LT-2 अभी याद किया तो MLT-2 याद हो गया। ऐसे ही फोर्स का तो आपको डेफिनेटली और 100% याद करना ही है, कुछ भी हो जाए छूट नहीं है, बख्शिश नहीं है, इसको याद करना मतलब करना। क्योंकि जो मैं याद करवा रहा हूँ उन्हें याद कर लेना, और जो मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं यार मत याद करो, फॉर्मूले से निकल जाएंगे, तो उनको फॉर्मूले से ही देख लेना। वो अलग बात है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपको वो सब आ गई। अब अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम और मैं दोनों बैठे हुए तो आपको डायरेक्ट याद है, आप डायरेक्ट लगा दोगे, मुझे हो सकता है आप 30 सेकंड उसमें लग जाएं फालतू के, बस इतना सा फायदा होता। एक्सीलरेशन पता लग गया। अब मोमेंटम की बात कर लेते हैं। मोमेंटम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर समझ में आ जाती हैं, जैसे कि डेंसिटी समझ में आ गई, वैसे ही मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम क्या होता, देखो मोमेंटम का नाम से पता लग रहा है एक तरह से चलना। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक मास बॉडी रुकी हुई है, उसके पास मोमेंटम कितना, जल्दी से बताओ, 0 मोमेंटम है। अगर कोई मास बॉडी चल रही है तो उसके पास मोमेंटम है या नहीं है। इट मीन्स जब भी आप मोमेंटम का जिक्र करते हो तो ये वेलोसिटी से एसोसिएटेड रहता। अगर वेलोसिटी है तो मोमेंटम, वेलोसिटी है तो मोमेंटम, वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम। तो एक्चुअल में मोमेंटम का फॉर्मूला भी यही होता। क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इंटू मतलब m इंटू वी। अगर कोई पूछे कि एक बॉडी है 0 वेलोसिटी है उसकी, बताओ उसके पास मोमेंटम कितना, ऑन द स्पॉट 0 मोमेंटम। ठीक है, अब मुझे बताओ, मेरी तरफ को देखोगे, इधर नहीं मेरी तरफ को देखोगे, दिमाग यहाँ चलेगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए LT-1, LT-1, T-2 तो एक्सीलरेशन का हो जाएगा, तो MLT-1 है ना, MLT-1 याद हो गया एकदम। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, आप ये मत समझना MLT-1 इसी का ही है, मोमेंटम का है, तो और किसी फिजिकल क्वांटिटी का नहीं हो सकता। नहीं, सिमिलर डायमेंशन फॉर्मूले मोर देन 1 फिजिकल क्वांटिटीज के भी हो सकते हैं। मैं आगे आपको इस चीज का प्रूफ भी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूले एक से ज्यादा क्वांटिटी के हो सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। लेकिन ये वाली बात ध्यान रखना, अगर मोमेंटम का पूछे तो दिमाग का तुरंत MLT-1 मास इंटू वेलोसिटी MLT-1। अगर आपको MLT-1 याद नहीं रहता, फॉर्मूला याद रहता, तब भी आप बता दोगे। ठीक है, तो ये मोमेंटम को हो गया। फोर्स आपको बता चुका हूँ, MLT-2 खत्म। फोर्स के बाद में आता है वर्क एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी, क्योंकि बहुत यूज होते हैं। जब आप अभी तो नॉर्मल, अभी तो आपका फाउंडेशन है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो आपको फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट रखोगे, फिर एडवांस क्वेश्चन चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ बताता हूँ, और वो बात हमेशा याद रखना, हमेशा लाइफ टाइम याद रखनी है आपको ये वाली बात। कौन सी बात? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनर्जी, एक होती है एनर्जी, एनर्जी सब कुछ छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि लेंथ अगर फोर्स में मल्टीप्लाई कर जाए, OR, और इसको ऐसे दिखा दो, अगर फोर्स के साथ लेंथ वाली डायमेंशन मल्टीप्लाई कर जाए, क्या कहा मैंने? फोर्स में लेंथ वाली डायमेंशन मल्टीप्लाई, एक बार फिर से, फोर्स में लेंथ वाली डायमेंशन मल्टीप्लाई, फोर्स में लेंथ मल्टीप्लाई, फोर्स में लेंथ मल्टीप्लाई, तो वो हमेशा एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। किसको? एनर्जी को। इट मीन्स उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल कर आएगा वो एनर्जी का निकल कर आएगा। समझ गए मेरी बात को? अब ये अकेली बात छोटी सी लग रही है, लेकिन कितनी जगहों पर लगेगी मैं आपको बताता हूँ, बहुत जल्दी बता दूंगा। और ये इसका इस्तेमाल ही बताऊंगा कहाँ इस्तेमाल होगा। मैं आपसे पूछूं वर्क क्या होता है, तो आप कहोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं कहूँगा टॉर्क क्या होता है,
आप ये कहोगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं कहूँ ज़बरदस्त यार। मैं कहूँगा मोमेंट क्या होता है, आप कहोगे अगेन फोर्स इंटू डिस्टेंस, मैं कहूँगा ज़बरदस्त बात है। इन सभी के अंदर फोर्स की किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, डिस्टेंस के साथ, लेंथ के साथ, डिस्टेंस के साथ, लेंथ के साथ। और जब कभी भी ऐसा हो रहा होता है ना, तो इसका मतलब जो इनका यूनिट निकल कर आएगा वो वही आएगा जो एनर्जी का होगा। समझ गए आप? चलिए निकाल कर देखें क्या होगा, मुझे बताओ, आप लोग खुद निकलवाओगे, चमत्कार करोगे। फोर्स का बताओ, mL_2, mL_2। मेरा दिमाग भी तो चल रहा है ना आपके साथ साथ, तो आप भी दिमाग चला सकते हो। फोर्स का क्या है, mL_, m भी है, l भी है, t-2 भी है। अब इसमें लेंथ की मल्टीप्लाई और कर दी, तो जहां l था वो l2 हो जाएगा, तो mL2, तोते की तरह रट लेना इसको, mL2T-2, mL2T-2। ये सारी एनर्जी का यूनिट है। सारी एनर्जी भी अलग अलग तरीके से होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेटरी, तमाम तरह की एनर्जी का यूनिट क्या है, mL2T-2। एक क्वेश्चन बना था, उस क्वेश्चन में ये कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम डायमेंशन फॉर्मूला। उसमें एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें वर्क और टॉर्क लिखा हुआ था। आपको टाइम लगेगा, आंसर 3 सेकंड में टिक करने के लिए। मैंने कहा एक ऐसा क्वेश्चन बना हुआ, मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, विच, लो आपके सामने लिख दो, विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन बनते नेट में, जब हम तैयारी कर रहे थे IIT की तब बनते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव, या हैज लिख दो, चलो हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। पहला ऑप्शन टॉर्क एंड फोर्स, दूसरा ऑप्शन टॉर्क एंड मोमेंटम, तीसरा काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स, और चौथा नन ऑफ द एबव। कौन सा होगा इसमें, जल्दी से, कम ऑन, शाबाश, कौन सा होगा? सेकंड है ना? सोच समझ के जवाब दो, जल्दी जवाब दो। मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, नन ऑफ द एबव। 2 बच्चों का दिमाग नन ऑफ द एबव पे चला, 2 बच्चों का दिमाग चला यहाँ, बाकी 2 बच्चे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। सर कुछ भी कराए जाओ, मज़ा आ रहा है सुनने में कुछ भी कराए जाओ। बताओ भाई, ज़ीशान पहला तुक्का ना, चलेगा दिमाग, घर पे जाकर प्रैक्टिस करनी है अब ईमानदारी से आपको जा करके। ये तो बहुत छोटी चीज़ें सीख रहे हो आप, बहुत छोटी चीज़ है। बर्नौली थ्योरम तक आ गई, और लॉज ऑफ मोशन ऐसे नहीं आते हैं समझ में। वो मोशन है स्ट्रेट लाइन, आपको क्या लग रहा है बड़ा हल्का है, थियोरेटिकली तो बड़ा हल्का है, जब आप न्यूमेरिकली जाओगे ना आपकी चूल्हे हिल जाएंगी, सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन जिसने प्रैक्टिस कर ली उसको अच्छा हो जाएगा। देखो, टॉर्क और फोर्स के अंदर अगर डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर तो वो टॉर्क बनेगा, तो जाहिर सी बात है सेम तो कभी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती सेम। गए क्लीन बोल्ड। टॉर्क और मोमेंटम, टॉर्क एनर्जी, मोमेंटम होता है mL_T-1, mL_T-1, ये मास इनटू वेलोसिटी होता, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स, यार फोर्स में जब डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करो तब तो ये एनर्जी बनेगा। अभी तो नॉर्मली फोर्स है ना, फोर्स में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करने के बाद एनर्जी बनेगा, अभी तो नॉर्मल फोर्स है ना, और इधर एनर्जी लिखो भी, कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव, क्या है, नन ऑफ द अबव। हाँ, अगर मैं इसमें एक ऐसा ऑप्शन डाल देता जैसे कि वर्क एंड टॉर्क, तो आप वर्क एंड टॉर्क पर सेकंडों में आंसर लगा देते। समझ गए आप लोग? वर्क एंड टॉर्क, ध्यान से, फोर्स वाली चीज में अगर आपने लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया तब जाकर वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जिनका सही जवाब है उन्हें लग रहा होगा ये कर रहे हैं, बता देंगे। तो आपने सब चीजें सीख ली, याद रखना हमेशा। अब इन सब का, एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, टॉर्क हो गया, कपल ऑफ फोर्स हो गया, मोमेंट हो गया, इनके फॉर्मूले तो निकाल कर दिखाओ। आप ये नहीं पूछ रहे तो देखो मैं आपको दिखाऊं, 2 का सिद्ध करके दिखा दूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओगे? ½ mv²,
अब देखो ये तो नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं। मास का m रहेगा, वेलोसिटी का l t-1 रहेगा, 2 है तो 2 ऊपर लगा दिया। फोर्स में लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे, किसमें? फोर्स में लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे तो वो एनर्जी को दे। अगर आप वीडियो देखते हो तो कट लगता होगा, तो वो ये वाला कट होता, वो ये वाला कट होता। एक्चुअल में ये कैमरा जो है ना रिकॉर्ड तो करता, लेकिन 30 मिनट के बाद कट मार देता। और कभी ना ये कट लग जाता। ये अगर हाँ वो वाला होता ना लाइट से चलने वाला, तो फिर तो कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्ड हो जाती। समझ गए ये वाली बात? बहुत आगे तक काम आएगी, बहुत आगे तक। जब आपको मैं कल को जो है न्यूमेरिकल चलेंगे, कल को सिर्फ न्यूमेरिकल, एक भी बच्चा मिस ना कर दे क्लास को, तो मज़ा आएगा। अच्छा पावर देखो, पावर क्या होता? मेरी तरफ को देखो, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब एक तरह से एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर रहे हो। अगर एनर्जी ज़्यादा खर्च कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप जो है ज़्यादा पावर है, आपकी पावर ज़्यादा। अगर पावर ज़्यादा होती है तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके से देख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यूनिट टाइम में ज़्यादा एनर्जी बना रहे हो। जनरेटर की भी पावर होती है, और जो हम लाइट वगैरह होते हैं इनकी भी पावर होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कंज्यूम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। समझ गए आप लोग? तो जो मैं कह रहा हूँ ना, पावर ऊपर, पावर निकालने के लिए एनर्जी, तो ये कंजप्शन वाली भी हो सकती है और प्रोड्यूस वाली भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? अब देखो ऊपर क्या रखते हो आप? एनर्जी। नीचे क्या रख रहे हो आप? टाइम। तो एक तरह से एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर रहे हो। एनर्जी को किससे डिवाइड कर रहे हो? जरा मेरी तरफ को देखो, एनर्जी का यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला क्या? ml2t-2, ml2t-2। जबरदस्त बात है। अगर इसमें फोर्स पूछूंगा तो mlt-2, एक एल कम कर दो, एक एल कम कर दो, तो mlt-2 फोर्स और ml2t-2 एनर्जी। इजी भी है, अंडरस्टैंडेबल भी है, बात क्लियर है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस एनर्जी को आपने किससे डिवाइड किया? टाइम से डिवाइड किया। अब ये टाइम ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ml2, m l से भी कोई मतलब नहीं, t वाले से मतलब होगा t का, तो ml2t-, आपने तो ओरली सोल्व कर दिया ना। तो ऐसे ही आप सबके निकाल दोगे। कहाँ गया? ml2t-3। क्लियर है ना? इसका मतलब सर हमें तो अब ये फॉर्मूला अगर पता लग जाए कोई से भी ना, सबका निकाल देंगे। नहीं निकाल दोगे तो आगे बात फॉर्मूले पे, डायमेंशन फॉर्मूले में कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो ये सब कर लिया आपने। प्रेशर देखो, प्रेशर का ध्यान से देखो। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर हो या स्ट्रेस हो, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता, और प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, फिर लंबा हो जाएगा। तो आप फिलहाल याद रखें कि डायमेंशन फॉर्मूले दो क्वांटिटी के सेम हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस का वही होता है जो जिसकी बात कर रहा हूँ, स्ट्रेस का वही होगा जो इसका होगा, प्रेशर का। अब प्रेशर देखो, प्रेशर क्या? फोर्स अपॉन एरिया। मेरी तरफ देखो, यहाँ नाच रही है यार कौन नाच रही है? लगा दो किसी भी लड़की। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या? mlt-2। नीचे क्या हो जाएगा? L2, सपना चौधरी। तो L से L, अच्छा एक धन्नो, एक L बचेगा नीचे। अब ये L ऊपर जाके L-1, तो ml-1 t-2। t वाले को नहीं छेड़ा ना, m वाले को, L वाले को छेड़ा था। ml-1 t- किसका हो गया? ये प्रेशर का भी हो गया और स्ट्रेस का भी हो गया। एक्चुअल में स्ट्रेस हो जाए या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाए। एक बार फिर से मैंने क्या बोल दिया? अरे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप पढ़ोगे चैप्टर में। आप लोगों का खुद का 11th में चैप्टर है यही, मॉडुलस है ना, इलास्टिसिटी के नाम से। तो उसके अंदर आप 3 मोड्स पढ़ोगे, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस ऑफ, बस शेयर मॉडुलस 3 पढ़ोगे। समझ गए? ये तीनों ही इलास्टिसिटी के मॉडुलस। अब इन तीनों की बात कर लो, या आप बात कर लो स्ट्रेस की, या आप बात कर लो प्रेशर की। इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला एक है। क्या है? इनका एक। समझ गए आप लोग? अब कंफ्यूज में तो नहीं होगा आप लोग। क्यों कंफ्यूज नहीं होगे? क्योंकि जब ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना, आपको बिल्कुल, वो कहते हैं शो के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, आपको देख के पता लग जाएगा कि सेम होगा। क्योंकि तीनों के अंदर ऊपर स्ट्रेस आएगा, तीनों फॉर्मूलों में, तीनों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, कुछ भी हो, तीनों यंग्स में ना, यंग्स मॉडुलस ये अलग है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अलग है, शेयर मॉडुलस ऑफ
ये अलग है। तो मैं तीनों ही मॉडुलस की बात कर रहा हूँ। तीनों के अंदर ऊपर स्ट्रेस चलेगा और नीचे चलेगी स्ट्रेन। स्ट्रेन डायमेंशन लेस होती है, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात होगी, जो स्ट्रेस का यूनिट होगा या डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो तीनों ही मोड्स का होगा। बात क्लियर है ये वाली? तो इसीलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जितने भी फॉर्मूले हैं वो और स्ट्रेस वो उसी के अंदर आ गया, और साथ में प्रेशर स्ट्रेन नहीं प्रेशर, इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं। यहाँ लिखे हुए भी होंगे कहीं ना कहीं। फिलहाल प्रेशर का तो आपने निकाल दिया। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, ये तो आपने बता दिया ml2t माइनस, इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी एक तरह की, भाई आपने बता दिया ml2t माइनस 2। क्लियर है ना? मजा आएगा धीरे धीरे। अच्छा, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये मत समझ लेना कि कांस्टेंट लग गया इसके नाम के आगे, तो ये अब डायमेंशन लेस हो गई। एक लड़की का कमेंट आया, वो भी फोर्स कांस्टेंट पे। स्प्रिंग का अपना एक फोर्स कांस्टेंट होता है जिसको आप के से रिप्रेजेंट करते हो। मैंने पूरे न्यूमेरिकल तो कराते हो, तो वो मुझसे बोली कि फोर्स कांस्टेंट का तो डायमेंशन लेस होती है, ये तो कांस्टेंट है डायमेंशन लेस होगी। मैंने कहा कि डायमेंशन लेस नहीं है, ये फोर्स कांस्टेंट है, ये F/x के बराबर होता है। अरे अरे अरे, अच्छा आप ये कहना चाह रहे थे? मैं हाँ ये कहना चाह रहा था। तो ये वाली, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ से निकलेगा? अगर आपको, आप थे क्या वो लड़की? आप थे? क्यों यार, वो वही वाली बात है कि महिलाओं की संख्या फेसबुक पे ज़्यादा है, एक्चुअल में कम है। तो वो आप रोल प्ले करते हैं इस तरह का, मत किया करें। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का आप कैसे निकालोगे? जी को कैसे निकाल? अच्छा एक बात देखो, आपने अगर दो मास बॉडी हैं, ये m1 है, ये m2 है। मैंने भी एक बार परेशान किया था, सोफिया खान बन के। ये m1 है और m2, अपने दोस्तों को बस जानबूझ कर परेशान करने के लिए, और डिस्टेंस r है। 2013-14 का ज़माना था, बटनों वाला फ़ोन था। अरे टाइप कर रही है उनके पास में बैठ के मैं ही टाइप कर रहा था, तो आपस में डिस्कशन कर रहे, मुझे दिखा भी नहीं रहे। अब टाइप कर रही है देख, उसमें लिखवा था टाइपिंग। अब तो ज़माना और आगे निकल गया। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। लेट अस सपोज कि दो मास बॉडी हैं दैट इज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस r, स्मॉल भी हो सकती है, इट मे बी लार्ज डिस्टेंस, बस r पे ये सेपरेटेड है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इन दोनों के बीच में वो होता है g m1 m2 अपॉन, ये क्या है? नहीं ये क्या है? अरे जी कहो, जी, अरे जी कहो, जी। तो ये जी है, ठीक है। अब ये पूछा गया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया, बड़ा आराम, बहुत आराम से ही बता दोगे और आसानी से भी। देखो फोर्स का बताओ जल्दी से, मुझे बताओ, ml(t-2), और ये जी का बताना मुझे, ठीक है। और मास की मास से करूँगा तो m2 और नीचे हो जाएगा L2। अच्छा एक m से तो एक m कट जाएगा। अब L इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो L3, t-2 ऐसे रहेगा। अच्छा m जब डिवाइड में आएगा फिर ऊपर जाएगा तो m-1। आपने तो चंद सेकंडों में इसके धुएं निकाल दिए। m-1 L3 t-2, m-1 L3 t-2 किधर गया है? अभी तो यही था सही है ना? आप ये करोगे, आप लोग इतनी स्पीड से कर लोगे। लेकिन बस यही वाली बात, कुछ चंद, मैंने इसका याद तो करने के नहीं कहा, याद तो करने के नहीं बोला ना, ऑटोमेटिक फॉर्मूले से पता लग जाएगा। अच्छा इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है? इम्पल्स एक होता है क्या? इम्पल्स क्या? अच्छा मैं कुछ नई चीज़ बताओगे क्या यार? इम्पल्स की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में इम्पल्स को मैं आपको फिजिकली इम्पल्स के बारे में बताना चाहूँ। क्या होता है इम्पल्स? इम्पल्स क्या होता? दो तरीके से डिफाइन किया जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि आप चल रहे हो सीधे सज्जन बन के, अल्लाह अल्लाह करते हुए, है ना, चल रहे हो और आपको दिखाई दे जाता कोई खूंखार कुत्ता रास्ते में। अच्छा आप चल रहे हो तो आपके पास तो पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, आप खुद एक मास बॉडी हो तो आपके पास मोमेंटम है। मोमेंटम की डायरेक्शन जो होती है, जिधर को आप चल रहे हो वही डायरेक्शन आपके मोमेंटम की है। तो मोमेंटम है आपके पास, आपने उसकी तरफ को देखा, उसने आपकी तरफ को देखा। आई कांटेक्ट कुत्ते से बड़ा खतरनाक होता। आप कुत्ते से कभी भी आई कांटेक्ट मत करना, वो समझ जाता है कि मुझे चैलेंज कर रहा है। कसम से कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली देखना मत उसे, देख लोगे तो भौंकना शुरू कर देगा। नज़रअंदाज करो कोई चीज़ भी है तो। अगर आपने उससे आई कांटेक्ट कर लिया तो आपको भौंकेगा। जब भौंकेगा तो आपका मोमेंटम
चेंज होगा, आप भागना शुरू कर दोगे। जब आप भागे तो मास तो आपका फिक्स है, चेंज जो आएगा वो ओवरऑल वेलोसिटी में आएगा। तो जब जब वेलोसिटी में चेंज आता है किसी मास बॉडी की, तब तब उस बॉडी के पास मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आ जाता है, जिसको कहते हो इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है वो मोमेंटम में चेंज ही होता। इट मीन्स जो डायमेंशन फॉर्मूला मोमेंटम का था वो इम्पल्स का भी होना चाहिए। मोमेंटम का क्या था, एम वी के साथ बताओ एम एल टी माइनस वन, तो इसका भी वही होगा। क्या होगा, एम एल टी माइनस वन। कहाँ गया, पीछे रह गया। समझ गए ना आप लोग। अच्छा, इसको एक तरीके से और डिफाइन करते हैं। इम्पल्स जो होता है फोर्स इंटू टाइम से ही बताते हैं कि फोर्स इंटू टाइम कर लो, इम्पल्स निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इम्पल्स निकल कर आ जाएगा। अब जैसे अब ये मतलब ये फोर्स वो फोर्स होती है जो बहुत कम टाइम के लिए लगती है। क्रिकेटर्स, बॉल आई, आपने उसका मोमेंटम शिफ्ट कर दिया तो चेंज इन मोमेंटम, ये इम्पल्स लगा दिया आपने, बहुत कम टाइम के लिए बॉल का बैट के साथ कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्शन। तो अब इसको निकालोगे, फोर्स का क्या होता है, एम एल, और ये कितना हो जाएगा, टी। तो कितना हुआ, एम एल। तो क्या मैं आपको गलत बता रहा था क्या, तो क्या गलत लिखा हुआ है क्या कुछ, तो मैं भी तो आपको ये बताता एम वी के हिसाब से एम एल टी माइनस, लेकिन मैंने तो वहाँ बताया था चेंज इन मोमेंटम से, वो भी इम्पल्स होता है। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दो फॉर्मूले। क्या क्या कह रहे हो आप, कह रहे हो गुरुजी? अच्छा अच्छा, आपस में डिस्कशन चल रही है। अब देखो वही आ गया स्ट्रेस, स्ट्रेस का वही होगा जो प्रेशर का होगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब जो वहां आपने निकाला था फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर में, वैसे ही यहाँ निकल कर आएगा, तो कर लोगे। अच्छा, स्ट्रेन मैंने चिल्ला चिल्ला कर कई बार बोल दिया अभी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मोड। मैंने कहा स्ट्रेन जो होती है डायमेंशन लेस होती है। क्यों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस कैसे बन जाती है? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई लेंथ ऑब्जेक्ट है, मतलब लेंथ वाला यूनिट, देखो इधर को देखो यार, उधर कुछ नहीं रखा, सब कुछ इधर है। लेंथ वाला ऑब्जेक्ट आपने लेंथ ऊपर रख दिया, अगर लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दो तो यूनिट क्या निकल कर आएगा, 1। मतलब एक तरह से कोई नंबर डायमेंशन लेस होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा ऊपर एल क्यूब है और नीचे एल स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, एल बचेगा। अगर मैं ऊपर एल स्क्वायर है नीचे एल स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो कोई डायमेंशन, अगर ऊपर एल है नीचे एल से डिवाइड करूँ तब भी कोई डायमेंशन नहीं। तो एक्चुअल में जो स्ट्रेन है डायमेंशन लेस बन ही इसलिए जाती है क्योंकि ये होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी होगी वो ओरिजिनल भी होगी, तो इसलिए वो कट जाती है। देखो यहाँ पर देख लो आप, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इन्होंने इस शब्दों में बोल दिया। तो यह जब ऐसा है तो ये क्या बन जाएगी, डायमेंशन लेस। ऑन द स्पॉट बोलना, सेकंडों में आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मैंने कहा था कितने भी कोफिशिएंट क्यों, 3 होते हैं, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, 3 होते हैं। तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा। अब ये फॉर्मूला होते हैं इनके स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन तो है नहीं, डायमेंशन लेस है, जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा वो तीनों ही है ना मॉडुलस का होगा इलास्टिसिटी के। तो वही होगा जो प्रेशर का होगा, यूनिट से ही पता लगा लोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर भी देखो प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये वाली बात है? तोते की तरह रट रही है ना, पहले से आराम है पहले से आराम नहीं है। इसके बाद आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है, फोर्स अपॉन, अब फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। अब एल से डिवाइड करो तो एल से एल कट जाएगा, तो एम टी माइनस। आपके लिए टफ है क्या? अगर आपको फॉर्मूला पता चल जाए तो क्या आप उड़ा नहीं दोगे? बिल्कुल उड़ा दोगे। तो एम देखो एल 0 कर दिया ना, एम टी माइनस 2, तो बस वो ये। अब सरफेस एनर्जी, अब देखो सरफेस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ना, देखो यही तो चीज़ है, थोड़ा सा फर्क यही है। एक आता है, एक होता है ग्रेविटी और एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक होता है डेंसिटी और एक होता है स्पेसिफिक डेंसिटी। अगर डेंसिटी की बात करूंगा तो मीटर पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही तो होता ml की पावर -3। लेकिन अगर मैं आपसे रिलेटिव डेंसिटी की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, तो रिलेटिव डेंसिटी मेरे बच्चे डायमेंशन लेस होती है। क्यों? क्योंकि जब आपने रिलेटिव वर्ड लगा दिया तो ओरिजिनल डेंसिटी को या फिर डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, उसको आप कंपेयर करते हो डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो जब कंपैरिजन आ जाता तो डायमेंशन दोनों की सेम कट जाती है, डायमेंशन लेस बन जाती है। वैसे ही ध्यान देना, यहाँ पर एनर्जी नहीं है,
ये सरफेस एनर्जी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यूनिट सरफेस पर कितनी एनर्जी है। तो एनर्जी मतलब एक तरह से एरिया से डिवाइड करो, एनर्जी अपॉन एरिया। अब मुझे बताओ एनर्जी का यूनिट क्या होता है, ml2 t-2, ml2 t-2, एरिया L2 से L2 कटा mt-2, mt-2 किसी और की भी आई थी पीछे, तो mt-2। तो ध्यान रखना एनर्जी का कितना आ जाएगा, mt-2। ऊपर आई थी देखो, ध्यान दो सरफेस टेंशन में mt-2। एक्चुअल में सरफेस एनर्जी जो होती है वो सरफेस टेंशन के बराबर हो जाती है। जो आप पढ़ोगे ना ये चैप्टर सरफेस टेंशन का, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, काट दिया ऐसा लग रहा हो, काट दिया, इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाया इसके मुंह पे मैंने। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे तो याद है, अब मैं भूल गया कैसे निकालते हैं इसको। ml-1 t-1 बहुत प्रैक्टिस में आया था, बहुत, जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ मुझे याद हो गया, रट गया तब से अभी तक। ml-1 t-1 देखो यही होगा, ml-1 t-1, मुझे तो रटा हुआ है ये ml-1 t-1। लेकिन ये निकलता है एक लंबे चौड़े फॉर्मूले से, आप भी निकाल दोगे। वही कह रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप निकाल दोगे। इसलिए मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि ये चैप्टर पढ़ने में तब मज़ा आएगा जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे, क्योंकि पूरी फिजिक्स के सारे फॉर्मूले यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये लग रहा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिस्टेंस एरिया वेलोसिटी। क्या है यार, ये नहीं आ रहा होगा समझ में, मैं समझाता हूँ। देखो ये क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, अगर वाटर फ्लो करता है तो वाटर जब फ्लो करता है तो वाटर के अंदर ना लेयर्स होती हैं बहुत सारी, वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है। आपने देखा होगा जो ऊपर की लेयर होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जो बॉटम पे जो वाटर की लेयर होती है वो लगभग रुकी हुई होती है। इसको आप प्रैक्टिकली घर पे खुद भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप जो है ना, आप जो है शीट कोई अपनी किताबें रख लेना, चलो किताबें रख लेना, ऊपर वाली किताब को खींचने की कोशिश करना तो नीचे वाली किताब खींचकर आएगी, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं आएगी जितनी ऊपर वाली खुद आ रही है। तो ऊपर वाली ज़्यादा खिंच के आएगी, उससे कम नीचे वाली, फिर उससे कम नीचे वाली, और सबसे नीचे वाली तो ऐसा लगेगा कि वो रुकी हुई है, स्टेशनरी है। वैसे ही वाटर के साथ होता। तो वाटर की जो अपर लेयर है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और जो नीचे वाली होती है उसकी वेलोसिटी 0 होती है। समझ गए आप। तो ऊपर वाली लेयर कह रही है कि बहन तू भी मेरे साथ चल, और नीचे वाली कह रही है ना बहन तू रुक जा, मत जा मेरे साथ, है ना। तो ये इसी तरीके से खींचती खींचती थोड़ी सी खिंच जाती है। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फोर्स एक्टिव होता है। क्या होता है, फोर्स, जिसको बोलते हो आप विस्कस फोर्स। क्या बोलते हो आप, विस्कस फोर्स। उसका फॉर्मूला होता, विस्कस फोर्स जो होता है ना वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करता, और इनके एरिया पर डिपेंड करता। साथ में आती है एक चीज़ और, वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वो वेलोसिटी में चेंज विद डिस्टेंस ये होता। तो ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से आप निकालोगे इस ईटा का, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका। तो फोर्स का बताओ जल्दी से, ml-2, इसका तो चाहिए कैड़े का। एरिया का कितना हो जाएगा, L2, और वेलोसिटी का L-1, और नीचे कितना है, L-1। तो L से L कट गया, ये L2 है, एक L काट देगा, तो एक L नीचे को आएगा, तो L-1 की फॉर्म में आएगा। देखो ध्यान से, T-1 ये था तो एक डायरेक्ट पहले ही कम कर देगा, तो T-1 भी रह गया और M बचा हुआ, ml-1 t-1। तो कॉमन सेंस की बात है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दोगे, क्योंकि सबके जो यूनिट आएंगे वो फंडामेंटल में से आएंगे। 7 फंडामेंटल जो सबको उसमें कन्वर्ट करना आप कर दोगे। इजी और अंडरस्टैंडेबल भी है ना चीज़ें, मज़ा आ रहा होगा। मैं आपको बिल्कुल टफ नहीं लगने दूंगा कोई सी भी चीज़। अब इसके बाद में क्या आता, एंगल। कोई एंगल क्या है, इसका कोई यूनिट है क्या, एंगल का बताओ, आर्क अपॉन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसके हिसाब से एंगल जो होता है एक्चुअल में ये डायमेंशन लेस होता, एंगल थीटा जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं है। वो जो सप्लीमेंट्री यूनिट है ना तो वो डायमेंशन फॉर्मूले में नहीं आते। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया, डायमेंशन लेस। वो वैसे भी पता लगा सकते हो कि आर्क ये अपने आप में एक लेंथ, और रेडियस इसकी भी लेंथ, तो इससे डिवाइड करोगे तो डायमेंशन लेस ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ रखी है, चलो मैं इसके अंदर ही फर्क दिखा देता हूँ। आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ रखी है, क्या होता है लीनियर वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन, एक बार बोलो डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी में लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो होता नहीं है। अगर आप उस पोजीशन से सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हो
तो आपका ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, आप कितने एंगल घूमे। तो वेलोसिटी में अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करूँ, अब देखो ये चीज़ भी आपको यहाँ याद हो जाएगी, अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करूँ तो मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए और नीचे टाइम चाहिए। लीनियर वेलोसिटी की बात करूँ तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी में मुझे, अब यहाँ इन्होंने एंगल अपॉन टाइम लिख रखा, आप ऐसा मत सीखो, आप देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जिसको थीटा कहोगे वो थीटा की फॉर्म में होगा और थीटा डायमेंशन लेस पहले से ही है, और नीचे टाइम बचेगा, टाइम का डायमेंशन लिखोगे तो t-1 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप इसको कह सकते हो डायरेक्ट t-1। अगर आप ये लिखना भूल गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, t-1 है तो t-1 है। क्लियर है सारी बातें, चीज़ें ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ है ना, मज़ा आ रहा है। अच्छा, इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करोगे तो जिस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है, बताओ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मतलब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया। अब एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी का खुद का बेचारे का t-1 आया और नीचे टाइम है तो टाइम वापस से ऊपर जाएगा तो t-2। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लीनियर वेलोसिटी को देखते हो ना तो वो d²x/dt² से भी देखी जाती है। d²x/dt², ये क्या चीज़ है, जब आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ोगे ना तो वहाँ क्या होता है, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता। मैंने आपको शुरुआत में एक बार और सिखाया था, अगर आप वेलोसिटी का, अगर आप x का डिफरेंशिएशन कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो वेलोसिटी देगा, बताया था पहले दिन पे। और मैंने कहा कि अगर वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या देगा, वो एक्सेलरेशन देगा। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, पहले डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन किया आपने तो वो वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि डिस्टेंस 2 बार डिफरेंशिएट हुई है, तो इसको d²x/dt² नहीं कह सकता। तो ये तो केस था लीनियर का, किसका केस था ये। लेकिन अगर एंगुलर में बात करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वो जाएगा d²θ/dt²। तो मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि थीटा की डायमेंशन लेस है, इसकी कोई t² के ऊपर जाएगा t-2, डायरेक्टली आप कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ फायदा पहुंचाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता, इनर्शिया समझते हो, आलस इनर्शिया है। आप नहीं चाह रहे अपने आप को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, दैट इज इनर्शिया। ये इनर्शिया है, आप कंफर्ट जोन से, आप यूं टांग पर टांग रख के बैठना चाह रहे हो रजनीकांत की तरह, आप कंफर्ट जोन में जाना चाह रहे हो, ऑटोमेटिक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे। तो एक्चुअल में हर किसी की लाइफ में स्टैटिक इनर्शिया होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह इनर्शिया भी होता है। इनर्शिया गैलीलियो का शब्द था, इनर्शिया की डेफिनेशन गैलीलियो ने दी थी, बाद में ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बन गया था। इनर्शिया की डेफिनेशन क्या कहा गया था, उन्होंने कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहता है, अगर कोई चल रहा है तो वो चलता हुआ ही रहना चाहता है, पागल हो सकता है वो, जब तक कि उसे कोई बाहर से उंगली ना करे, छेड़े ना उसे, तब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अगर ये रुका हुआ है तो ये रुका हुआ ही रहेगा, और अगर ये चल रहा है तो चलता ही रहेगा, जब तक कि कोई बाहर से फोर्स ना लगे। पंखा रुका हुआ था, मैंने बटन दबाया, ऑन किया तो पंखा, अबे यार कहाँ घुमाने लगे तुम मुझे, हल्के हल्के आलस में, कमबख्त आलस से भरा हुआ, हल्के हल्के, फिर अपनी स्पीड बढ़ाएगा, चलो अब घुमा ही दिया है तो। और जब घूमना शुरू हो जाएगा, जब बहुत तेज़ घूम रहा होगा तो आप बटन बंद कर दो, तो क्या वो एकदम से रुक जाएगा, नहीं, अब वो सोचेगा यार कितने हरामी है ना, घुमाने के बाद छोड़ दे, तो वो हल्के हल्के फिर वो रुकने की कोशिश करेगा। तो समझ रहे हो, हर कोई अपनी पोजीशन को चेंज होने का अपोज करता है। तो जो अपोजिशन है, अपोजिशन, रुकावट, चेंज होने में अपनी पोजीशन को, वही कहलाता है इनर्शिया। इनर्शिया वेट की वजह से भी आता है, अगर कोई बॉडी ज़्यादा भारी है, कोई हल्की है, और आप धक्का दोनों पे लगाना चाह रहे हो, तो जो भारी वाली है वो थोड़ी हल्के से जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसके पास इनर्शिया किसकी वजह से है, वेट की वजह से, मास की वजह से। जैसे ट्रेन है, आप चाह रहे हो मैं धक्का लगाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो अब वहाँ धक्का नहीं लगेगा ना, आप चाहे कितना धक्का, वो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब वेट बहुत ज़्यादा तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो स्टैटिक में ही होगा। अब देखो, आप लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए आए, शुरुआत में बिल्कुल आप स्टैटिक फ्रिक्शन में थे, अब मैं आपको हल्का हल्का धक्का दे रहा हूँ, तो हल्के हल्के आप चलने की कोशिश करो, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो अब आप जो है हल्के हल्के डायनामिक में आ रहे हो। जब एक बार डायनामिक में आ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अभी तक न्यूमेरिकल किसने लगाए, न्यूमेरिकल ना लगाने से पहले अभी तक आप स्टैटिक फ्रिक्शन में थे,
अब जब आपने न्यूमेरिकल लगा लिए होंगे तो आप डायनेमिक में आ गए होंगे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मुझे और न्यूमेरिकल मिल जाए ताकि मैं उसको भी ख़त्म कर दूं, है ना, टॉपिक टू टॉपिक न्यूमेरिकल मिलते चले जाएं। ये थक गया मैं, बस उतनी लगा दी बहुत है। न्यूमेरिकल आज मिल जाएंगे तुम्हें यूट्यूब पे, ठीक है भाई। तो आप इस तरह से अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको एक्चुअल में आप mr² से दिखाते हो। जब आप पढ़ोगे ना रोटेशनल मोशन, तो वहां आप देखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो mr² मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। वही है जैसे कि आप लोग ना, मैं एक राउंड टेबल पे खड़ा हूँ और नीचे आपने हरामीपना करने में तो आपके अंदर आदत है बचपन से, आपने घुमा दिया तो मैं घूमना शुरू कर दूंगा। अब मैं घूम रहा हूँ, अब मैं जब घूम रहा हूँ तो मेरे पास एक तरह से मेरे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर हैं। मान लेता है सेंटर जो है बिल्कुल यहाँ से निकल रहा, तो मेरी जो ये वाली आँख भी है ना, इसकी भी कुछ ना कुछ मिडिल वाली ए से डिस्टेंस होगी, तो इसके पास भी इनर्शिया होगा mr² मास, और इसके डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो इसका भी इनर्शिया होगा। ये नहीं चाहेगा कि आप एकदम से इसको घुमाओ, तो ये कहीं ना कहीं इनर्शिया लगाएगा, आपको ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन आज तो इस मास्टर को घुमाएंगे ही, तो घुमाना शुरू कर दिया। अब मैं ठहरा मास्टर, मैं देखूँगा अच्छा ही घुमा रहे हैं, लाओ इन्हें और थोड़ा परेशान करूँ। तो पहले तो मैं ऐसा खड़ा होऊंगा, फिर मैं अपने हाथ ऐसा ओपन कर दूंगा। जब मैं ऐसा ओपन कर दूंगा तो आप कहोगे बड़ा हरामी मास्टर है इनने तो यार, और तो इनर्शिया ज़्यादा लग जाएगा। क्यों? जब मैंने हाथ अपने ऐसा ओपन किए तो ओपन करने से क्या होगा, मेरे जो हाथ हैं इनका अब यहाँ से कुछ डिस्टेंस बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो इनर्शिया तो यही चाह रहा ना कि पोजीशन चेंज ना हो, तो इस वजह से इनर्शिया, तो जो स्पीड थी रोटेशन की, जो बहुत तेज घूम रहा था पहले, अब वो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। समझ गए ये वाली बात? तो इनर्शिया ये होता। इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, आप करके देखना घर पे। छोटे बच्चों को मत घुमा देना धोखे से, वरना चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है भाई। अच्छा, जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, रेशूज हैं, डायमेंशनलेस होंगे, लेंथ अपॉन लेंथ होता सब में। ऐसे क्या देख रहे हो हसरत भरी निगाहों से? नहीं होता कि लेंथ अपॉन लेंथ। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशूज है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, लेंथ अपॉन लेंथ ना होता है इसमें। अरे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों लेंथ ही तो हैं, तो सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं, ये वाली बात है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशूज है, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड तो टाइम ही हो गया यार, ये टाइम का टी हो जाएगा, बस बात खत्म। तो क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम का रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, ये फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। आज मैं फ्रीक्वेंसी का एक जनरल मीन भी बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? एक्चुअल में होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मटेरियल ऑफ दैट सिस्टम। समझ गए आप लोग? अगर ये पंखा देखो वाइब्रेशन, जैसे कि आपने रस्सी ली या कोई भी चीज़ ली, उसको वाइब्रेट करना शुरू किया, तो 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करवा रहे हो, वो कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। जो लाइट आती है, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है उसको आप पर सेकंड भी बोल सकते हो, क्योंकि 1/t के हिसाब से पर सेकंड। वरना एक दूसरा यूनिट होता है हर्ट्ज। क्या होता है? सिंबॉलिक फॉर्म है h और स्मॉल z, हर्ट्ज। आपने देखा होगा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं उसके ऊपर लिखा हुआ होता है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज। तो इसका मतलब ये है कि ये जिस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होगा वो फ्रीक्वेंसी से 50 हर्ट्ज चाहिए। जो हमारे घर में मेंस में लाइट आती है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट एसी होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होती है। समझ गए आप लोग? तो इनके बारे में डिटेल डिस्कशन और बाद में करेंगे, सफिशिएंट है इतना ही। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, मतलब टाइम पीरियड की अगर t है तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब हो गया t⁻⁻1। क्लियर है? तो इस तरीके से। अच्छा, प्लांक कांस्टेंट ये आप आगे जाकर पढ़ोगे, रिलेटिव डेंसिटी हो, मैंने समझाया था कुछ देर पहले, यहाँ पड़ गए सामने, अच्छी बात है। अब ये नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। समझ गए ना डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में फर्क? अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी कुछ देर पहले आया था, dv/dx, मैंने जो समझाया था अभी आपको, किसमें? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के अंदर, dv/dx। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का थोड़ा मतलब समझ लो, फिजिकल मीन क्या होता है? किसी को समझ में आता तो मुझे बताओ। आता? किसकी बात चल रही है? अबे यार तुम क्यों बोलोगे? मैं इनसे पूछता, इन्हें पता नहीं क्या चल रहा है अभी। वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका मतलब ये था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में, जस्ट इमेजिन कि आप ऐसे पानी में हो जो हल्का हल्का चल भी रहा है, इमेजिनेशन कर रहे हो, और आप नीचे आकर बैठ जाओ उसके, बिल्कुल तपस्या करने की नहीं बोल रहा हूँ, बैठने की नहीं, देखो पानी को,
तो आपको क्या लगेगा, नीचे का पानी बहुत हल्के हल्के मूव कर रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर को जाओगे वैसे वैसे पानी की वेलोसिटी आपको बढ़ती हुई मिलेगी। तो ये डिस्टेंस के साथ पानी की वेलोसिटी में जो आपको बदलाव दिखाई दे रहे हैं ना, यही है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसलिए इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है डीवी, वेलोसिटी में क्या चेंज आया, डिस्टेंस के साथ, ठीक है, वेलोसिटी। अब इसका वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन, और नीचे एल से डिवाइड करो तो एल से एल कट जाएगा, टी माइनस, नहीं समझे आप लोग, नहीं चलाया दिमाग, चला लिया ना, अच्छा बहुत तेज चला लिया, तो टी माइनस वन देखो दिखाई दे रहा होगा। प्लांक कांस्टेंट, रिलेटिव डेंसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, टी माइनस वन बिल्कुल सही आ गया। प्रेशर ग्रेडियंट, वही जब भी ग्रेडियंट वर्ड इस्तेमाल होगा तो डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, प्रेशर को डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। पापाज, अबूज, डैडीज, तो ये सब चीज़ समझ में आती है। इसके बाद देख लेते हैं, अच्छा ये सारे हीट, ये भी एक तरह की एनर्जी है, Ml2 T-2। स्पेसिफिक हीट, देखो हीट और स्पेसिफिक हीट में फ़र्क है। स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल हो गया ना, तो स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट की दोनों की अलग अलग, कंफ्यूज मत होना, ठीक है यहाँ तक। अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी, लेटेंट हीट, जितनी भी आएंगी ना, ये जब चैप्टर्स अब आने शुरू होंगे, मैं आपको बस सिखाना चाह रहा था कि ये है क्या। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, आपके पास पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी, सबका लिखा हुआ तरीका आपको पता चल चुका है। अगर याद होते चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद ना हो तो घबराना मत, प्रेशर मत लेना माइंड पे, बस आपसे तरीका आ गया। कल को सारा का सारा जो न्यूमेरिकल सेशन चलेगा वो न्यूमेरिकल्स ही होंगे इसके सारे, ठीक है, कि किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको तो एक बेसिक क्या बहुत एडवांस आइडिया लग गया कि किस तरीके से होना, बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी होंगी, लेकिन ये आपको मैं एज ए PDF दे दूंगा, तो आप घर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, फॉर्मूला याद करने की भी कोशिश करना, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। अगर किसी को डाउट है तो अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं मेरे से, ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे।